राम मंदिर है, भगवान राम सभी की आस्था की प्रतीक है कि नहीं है? तो राम मंदिर में बीजेपी जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम चलाया था, रथ यात्रा निकाली, किसने निकाली थी आप बताओ? अडवाणी जी ने। आडवाणी जी को मंदिर के शिलान्यास में बुलाया गया था? बताओ नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया गया था? उन्हें मतलब नहीं है राम मंदिर से, ना उन्हें आडवाणी, उन्हें मतलब है वोट बैंक से। हमारी धार्मिक आस्था है कि हम भगवान को मान रहे हैं, लेकिन उसे हम राजनीति में क्यों यूज करें? सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, क्या चेहरों की कमी है क्या? मोदी जी में आप में ऐसी कौन सी खासियत लगती है कि आप कह रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं भाई। फिर कौन कह रहा है कि मोदी जी कैसा, मोदी जी की शख्सियत में ऐसा कौन सी क्वालिटी है? मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर डिपेंड करती है, आज किसानों की आय दुगनी जगह आधी हो गई है। विदेश नीति में आप कहते हैं कि वहाँ की अमेरिका की संसद आपके लिए तालियां बजा रही है। अमेरिका की संसद से क्या होता है? यहाँ आपका किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर पर। चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष का, ये पूर्ण बहुमत में आएगा और बीजेपी इस बार, जैसे इंदिरा गांधी के समय पर निरंकुश शासन चला था, मोदी जी भी उसी प्रकार के निरंकुश शासन को चला रहे हैं। उनकी सरकार में भी आंदोलन नहीं कर पा रहे थे लोग, इनकी सरकार में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो मोदी सरकार और ये जो उनका जो घमंडी रुतबा है, इसे इंडिया हराएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और कुछ समय के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे, कुछ समय के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल सही कहते हैं। 70 सालों में कभी भी हमारे देश में हवाई जहाज नहीं बिका, मोदी जी ने एयर इंडिया बेच दिया। 70 साल में कभी भी हमारी जो विरासत में हमें जितनी भी इमारतें मिली थी, मोदी जी ने उन्हें बेच दिया। 70 साल में कभी भी किसान इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी इस सरकार में की। 70 साल में कभी भी मणिपुर जैसा कृत्य नहीं हुआ, वो मोदी जी की सरकार में हुआ। जो भी राज्य के स्तर पर विवाद हो रहे हैं और जो देश में इंटरनल सिक्योरिटी है, वह है जैसे नक्सलवाद है, यहाँ मणिपुर में हो रहा है, इसमें विफल है। तो हम कह सकते हैं कि आप सही कह रहे हो, 70 साल में जो नहीं हुआ। राजीव गांधी ने कहा था कि जैसे 1 रुपया डालोगे तो 10 पैसा किसानों के खाते में जाएगा, किसानों के हक में। और अभी देख लीजिए कि पूरा पेमेंट जो है वो पूरे किसानों के खाते में जा रहा है। महिला सशक्तिकरण बढ़िया है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे उसके फेवर। विपक्ष की तरफ से तो नीतीश कुमार जी भी अच्छा काम करते हैं, ममता बनर्जी अपने अपने राज्य में अच्छा काम करते हैं, तो टक्कर वाली बात नहीं। अगर देखा जाए तो कोई भी, तो इसके पहले भी गुजरात में थे। हाँ, मोदी जी गुजरात में थे। गुजरात का आप देख सकते हैं ना, गुजरात का विकास और उसकी जो जीडीपी वगैरह है, वहाँ जो रोजगार के लिए जो अपने बिहार, यूपी वगैरह से काम करने जाते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में, तो आप देख ही सकते हैं। मोदी ने जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके तहत अपनी इमेज सुधारी है। जो पहले उनके ऊपर चुटकुले या जो भी मेम्स बनते थे, वो अब काफ़ी हद तक कम हुए हैं। और एक ये चीज़ है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भारत देश की जनता उन्हें पप्पू बना रही है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? 2024 में चुनाव के लिए तो यही है कि बीजेपी मजबूत पक्ष दिखता है, पर जो विपक्ष अभी वर्तमान समय में जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रयास देखकर। और लोकतंत्र में जैसा कि देखा जाता है, विपक्ष एक मजबूत आवाज़ के रूप में उठना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसा लगा मोदी जी का काम? नहीं, मोदी जी का काम तो दुनिया मानती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की तरह सोचा जा सकता है। विपक्ष विपक्ष की तरफ से कौन दावेदार हो सकता है जो मोदी जी को टक्कर देगा? देखो, मोदी जी को टक्कर देने वाली बात नहीं है, देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि टक्कर कौन अच्छा काम कर सकता है विपक्ष की तरफ से, अगर उसको रिप्रेजेंट किया? विपक्ष की तरफ से तो नीतीश कुमार जी भी अच्छा काम करते हैं, ममता बनर्जी अपने अपने राज्य में अच्छा काम करते हैं, तो टक्कर वाली बात नहीं। अगर देखा जाए तो कोई भी, तो इसके पहले भी गुजरात में थे। हाँ, मोदी जी गुजरात में थे। गुजरात का आप देख सकते हैं ना, गुजरात का विकास और उसकी जो जीडीपी वगैरह है, वहाँ जो रोजगार के लिए जो अपने बिहार, यूपी वगैरह से काम करने जाते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में, तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो जब शुरुआत में आता है तो मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, नंबर का तो कुछ नहीं, पर अच्छे हैं मोदी जी, इसमें नंबर का कोई आएंगे मोदी जी। हाँ, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मोदी जी कंप्लीट आएंगे 2024 में और हमारी आशा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम यशवंत गुर्जर है, एमपी से। हाँ जी। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी कुछ काम बताइए जो अच्छे लगे। काम क्या, उनकी विदेश नीति बहुत सटीक है। मतलब विदेशों में आज हमारी कंडीशन, मतलब पहले 10 में थे हम इकोनॉमी के क्षेत्र में। चलिए, विदेश नीति अच्छा है आपके अनुसार, तो आम जनता जो भारत की है उससे क्या, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, आम जनता को तो फ़ायदा ये है कि मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें जैसे अवेलेबल कराई है। जैसे कि अभी किसानों का देख लें, आम किसानों का, कि डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं।
2-2 हज़ार रुपये की जो राशि जो पहले मतलब आधी हो जाती थी, आधी क्या, जैसे मतलब राजीव गांधी ने कहा था कि जैसे 1 रुपया डालोगे तो 10 पैसा किसानों के खाते में जाएगा किसानों के हक में। और अभी देख लीजिए कि पूरा पेमेंट जो है वो पूरे किसानों के खाते में जा रहा है। महिला सशक्तिकरण बढ़िया है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे उसके फेवर में। मोदी जी की महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर इसी मोदी जी के ही राज्य में हाथरस जैसा कांड हो जाता है, कुलदीप सेंगर वाला कांड हो जाता है उन्नाव का, और उसके बाद से मणिपुर का भी होता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये भी अब एक राजनीतिक भूल भी कह सकते हैं, ऐसे लोकतंत्र में होता रहता है, पर इस पर एक्शन लिया जा रहा है सरकार के थ्रू और अभी कंडीशन बेहतर है मणिपुर के पहले से। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है गौरव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश जिला झांसी। झांसी से रहने वाले। हाँ, क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? 24 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष का, ये पूर्ण बहुमत में आएगा और बीजेपी इस बार, जैसे इंदिरा गांधी के समय पर निरंकुश शासन चला था, मोदी जी भी उसी प्रकार के निरंकुश शासन को चला रहे हैं। उनकी सरकार में भी आंदोलन नहीं कर पा रहे थे लोग, इनकी सरकार में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो मोदी सरकार और ये जो उनका जो घमंडी रुतबा है, इसे इंडिया हराएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और कुछ समय के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे, कुछ समय के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, अखिलेश जी के आप फैन लगे? अखिलेश जी के फैन नहीं लग रहे हैं, हम फैन हैं जो विकास करता है, कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो विदेश से जो पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से। मोदी जी हैं, उनके सामने कौन सा ऐसा विपक्ष का जो इंडिया मोर्चा का गठबंधन का चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर देगा? सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। क्या चेहरों की कमी है क्या? मोदी जी में आप में ऐसी कौन सी खासियत लगती है कि आप कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं भाई। फिर कौन कह रहा है कि मोदी जी के ऐसा, मोदी जी की शख्सियत में ऐसा कौन सी क्वालिटी है? मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर डिपेंड करती है, आज किसानों की आय दुगनी जगह आधी हो गई है। विदेश नीति में आप कहते हैं कि वहाँ की अमेरिका की संसद आपके लिए तालियां बजा रही है। अमेरिका की संसद से क्या होता है? यहाँ आपका किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर परेशान है, मनरेगा में रुपए नहीं मिल रहे हैं लोगों को, नीचे स्तर से उठता है कोई भी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़कें डाली जो गांव से जोड़ती थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की योजना, मुफ्त सिंचाई लाए, बांध बनवाए। यही एक कार्य होता है सरकार का, मेन काम यही होता है, वो कर रहे हैं। हर प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाएं को जो बीजेपी आज चला रही है, तो इन सबसे समस्या इस बात की है कि जो योजनाएं जा रही हैं किसान को लाभ मिल रहा है जिस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है जीएसटी के माध्यम से कि वही किसान दूसरे जिम से उससे पूरा चला जा रहा है। तो क्या मतलब है इन लोक कल्याणकारी योजनाओं का? आप तो पत्रकार हो, जर्नलिज्म का कोर्स किया होगा, आप बता सकते हैं कि आप में डायरेक्ट में हमने 20 रुपये दिए आपको और 18 रुपये आपसे टैक्स में ले लिए, 2 बचे आपके पास, और मान लीजिए हम आपको 1 भी रुपये नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको सिंचाई की सुविधा दे रहे, आपको हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे, और आपके इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाओ, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाओ, कंपनी के कोऑपरेटिव टैक्स लगाओ, आप डायरेक्ट टैक्स लगाओ, तो कंपनी की से पैसा आएगा। मोदी जी मगर कहते हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ हमने 9 सालों में किया, अपनी सरकारों में किया। मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, 70 सालों में कभी भी हमारे देश में हवाई जहाज नहीं बिका, मोदी जी ने एयर इंडिया बेच दिया। 70 साल में कभी भी हमारी जो विरासत में हमें जितनी भी इमारतें मिली थी मोदी जी ने उन्हें बेच दिया। 70 साल में कभी भी किसान इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी इस सरकार में की। 70 साल में कभी भी मणिपुर जैसा कृत्य नहीं हुआ, वो मोदी जी की सरकार में हुआ। 70 साल में कभी भी जो किसान, आज देखो सीसेट के लिए जो यूपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें डंडे से मारा जा रहा है। और कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ घर हो? यही सब करने आते हो यहाँ पे यार? उस समय से देख रहा हूँ यार तुम लोगों को। पूरा कर लो यार, आराम से रहा करो, इनसे पूरी करो, पहले पूरा करो यार। अपने आप को क्या समझते हो तुम? हाँ बोलो भाई। तो कहाँ पे थे आप? क्वेश्चन पूछो भाई। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 सालों में जो नहीं हाँ, हुआ, तो बता दिया हमने, जो नहीं हुआ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो सब कर दिया मोदी जी ने। आज हमारा देश लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल विफल है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में जो देश में जो भी राज्य के स्तर पर विवाद हो रहे हैं और जो देश में इंटरनल सिक्योरिटी है वह है, जैसे नक्सलवाद है यहाँ मणिपुर में हो रहा है, इसमें विफल है।
तो हम कह सकते हैं कि आप सही कह रहे हो, 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी की सरकार में हो रहा है। अच्छा, 10 में से कितने नंबर दोगे मोदी जी को आप? 10 में से कितने नंबर देंगे? हम नंबर ही नहीं देंगे, हमें उनका काम 1% अच्छा ही लगा है। अगर बीजेपी की सरकार में देखो, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 में कितने नंबर देंगे, तो नंबर किस में देंगे? जब जैसे कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैनिफेस्टो जारी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में जो भी मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उसने एक भी कार्य नहीं किया, तो हम किस हिसाब से नंबर देते हैं उन्हें? मगर वो तो राम मंदिर के नाम पे उनकी सरकार आई थी, तो राम मंदिर तो बन गया ना। देखो, राम मंदिर की आपने राम मंदिर जिक्र कर दिया, हम आपको राम मंदिर के बारे में बताएंगे। तो राम मंदिर है, भगवान राम सभी की आस्था की प्रतीक है कि नहीं है? तो राम मंदिर में बीजेपी जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम चलाया था, रथ यात्रा निकाली, किसने निकाली थी आप बताओ? अडवाणी जी ने। आडवाणी जी को मंदिर के शिलान्यास में बुलाया गया था? बताओ, नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया गया था? उन्हें मतलब नहीं है राम मंदिर से, ना उन्हें आडवाणी, उन्हें मतलब है वोट बैंक से। हमारी धार्मिक आस्था है कि हम भगवान को मान रहे हैं, लेकिन उसे हम राजनीति में क्यों यूज करें? कई ऐसे नेता, देश की जनता तो ये नहीं समझ रही है ना। देश की जनता, हमारे देश की बहुत महान जनता है, हमारे देश की जनता समझ रही है। हमारी देश की जनता कहती है कि जब दिया जलता है तो वह जब बुझता है तो एकदम फकफका के जलता है। बीजेपी की वही हालत है। उसने कहा कि बीजेपी एक बार और वोट दे, उनकी मन की शांति हो जाए, उसके बाद 10-25 साल इन्हें सत्ता से बाहर रखेंगे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नौजवान लोग जो देश को तरक्की पर ले जाएंगे, इन्हें लाएंगे सत्ता में। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। क्या लगता है अखिलेश जो गहलोत सरकार है कैसी काम कर रही है? सरकार स्टेट के अंदर तो सरकार जैसे काम करती है वैसे ही कर रही है। अब किसी के ऊपर ये कहना भी हाँ ठीक है ये सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन हाँ अगर मौके पे देखा जाए तो वसुंधरा सरकार से अच्छा काम कर रही है। वसुंधरा सरकार से अच्छा काम? हाँ, वसुंधरा सरकार से अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है फिर से आएगी? अभी तो चुनाव होने वाले हैं, देखो क्या नतीजा रहता है। बाकी राजस्थान के अंदर हर बार सरकार चेंज होती है, तो इस बार अगर वसुंधरा का चेहरा नहीं आता तो शायद बीजेपी आएगी। अगर वसुंधरा सीएम पद के लिए दावेदार होती हैं तो फिर कांग्रेस के वापस चांस है। क्या लगता है कि जो सचिन पायलट हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस, तो उसका घाटा होगा? ये कांग्रेस को घाटा तो नहीं क्या होगा, क्योंकि सचिन पायलट जी हैं जो वो एक युवा नेता हैं और सबके दिलों की ये कहते हैं भी हाँ अगर सचिन पायलट जी आगे आते हैं तो सब अच्छा चाहते हैं उसको। और अब देखो आगे क्या होता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। 24 के चुनाव को लेकर आपके क्या देखते हैं? 24 के चुनाव के अंदर बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी? क्यों भाई, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? अभी आपने देखा मणिपुर हुआ, केस हुआ, 9 के अंदर जो घटना हुई, अभी आप पीछे इतिहास के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर देख लें तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो केंद्र उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और जैसे पंजाब के अंदर हुआ 1984 के अंदर जो कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ, उस टाइम पंजाब के अंदर इंदिरा गांधी के समय, उस टाइम क्या है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी इंदिरा गांधी जी ने एक्शन लिया। अब देखो मणिपुर के ऊपर मोदी जी कब से चुप्पी साधे हुए हैं और विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करने की जो इनकी रणनीति है, ग्लोरीफाई करके ये कुछ टॉपिक्स पे, चुनिंदा टॉपिक्स पे ही सत्ता के अंदर जो भी बात कहते हैं वो उन्हीं टॉपिक को रिलेटेड कहते हैं। अभी जैसे कि कर्नाटका में चुनाव हुए तो उस टाइम मोदी जी ने बजरंग बली का नारा लगाया था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी जिस पद पे हैं उनको ये शोभा नहीं देता कि वो किसी एक धर्म के पक्ष में ये चीज़ें बोलें। मैं भी हिंदू हूँ पर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जिस पद पे आप हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भारत देश के अंदर कम से कम कितने धर्म के लोग रहते हैं? सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हाँ आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो और ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के आप ये बात कह रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है कि जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उसे कितना प्रभाव मिलेगा? हाँ, एक चीज़ देखी है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके तहत अपनी इमेज सुधारी है। जो पहले उनके ऊपर चुटकुले या जो भी मेम्स बनते थे वो अब काफ़ी हद तक कम हुए हैं। और एक ये चीज़ है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भारत देश की जनता उन्हें पप्पू बना रही है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उनका छवि जो बदला है उसका प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव? हाँ, उसका प्रभाव साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। विपक्ष में जो इंडिया नाम से मोर्चा बना है उसकी अगर बात करें तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी के टक्कर में आ सकता है और काफ़ी हद तक सफल हो सकता है? देखा जाए तो इसमें एक दो चेहरे हैं शायद। एक राहुल गांधी का भी हो सकता है और एक केजरीवाल का। केजरीवाल जी का क्यों? क्योंकि केजरीवाल प्रशासनिक सेवा से बाद के अंदर उन्होंने ये राजनीति ज्वाइन किया तो उन्हें अच्छा अनुभव है इस चीज़ का भी कहाँ कैसे किया जाएगा।
मगर वो मजबूत सिर्फ दिल्ली तक अभी सीमित है और उसके बाद से पंजाब तक सीमित है। सीमित है, लेकिन हाँ पंजाब में ये पहले उम्मीद थी कि विपक्ष के अंदर आ जाएगा, लेकिन सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार आई है केजरीवाल ने और जो काम कर रही है उसके लिए तालियां तो बनती है। क्या लगता है आपको, ये नहीं लगता है कि जो पार्टियां एक दूसरे को गालियां दिया करती थी आज एक मंच के साथ बैठी हुई है? पार्टीबाजी तो पहले भी होती थी, अब भी हो रही है। अब ये है कि 2004 के अंदर सरकार आई थी तो वो भी गठबंधन की सरकार ही थी, तो अब भी शायद अगर होता है तो हो सकता है गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हमने मुखर्जी नगर के अलग अलग युवाओं से बात करने की कोशिश की, उनकी मत जानने की कोशिश की, उनका व्यू जानने की कोशिश की कि 2024 को चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।